नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। हमारे देश की अदालतें आजकल अति सक्रियता का शिकार दिखाई दे रही हैं। ताजा मामला है उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल तेली, जो कि कट्टरपंथियों की चपेट में आकर अपने प्राण गंवा बैठे थे। उन्हीं की सच्ची कहानी पर आधारित एक फिल्म बनी उदयपुर फाइल्स। उस फिल्म के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद के मौलाना मदनी पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट कि इस फिल्म को किसी भी हालत में रिलीज होने से रोका जाए, क्योंकि ये आपसी सौहार्द और भाईचारे को बर्बाद करने वाली फिल्म है। इस फिल्म की रिलीज के साथ कुछ ना कुछ गलत होगा, ये बात तो उस समय ही साफ हो गई थी कि जब जमीयत उलेमा हिंद इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी और उनके वकील थे कपिल सिब्बल। अब कपिल सिब्बल जैसे वकील हों और फिल्म आसानी से रिलीज हो जाए, ये तो कभी संभव हो ही नहीं सकता था। लिहाजा फिल्म की रिलीज पर रोक लग गई। इसी तरह दूसरा मामला है बिहार के अंदर मचे हुए उस कोहराम का, जो इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची के लिए आजकल प्रयास कर रहा है कि भारत के नागरिक ही केवल लोकतंत्र के उत्सव मतदान में हिस्सा ले सकें और विदेशी नागरिक जो फर्जी तरीके से यहाँ के वोटर बन गए हैं उनको किसी भी तरह से चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जाए। इसके लिए चुनाव आयोग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन आप देखिए कि चुनाव आयोग की जा रही इस कवायद के खिलाफ भी हमारे देश के बहुत सारे विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और मजे की बात देखिए कि सुप्रीम कोर्ट उन सारी याचिकाओं को सुनने के लिए भी तैयार हो गया, जबकि इलेक्शन कमीशन अपने दायरे में रहकर सारे काम कर रहा है। भारत के संविधान ने इलेक्शन कमीशन को ये शक्ति दी है कि वो देश के अंदर निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए। जो देश के नागरिक हैं केवल वो वोट में हिस्सा ले सके, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। इसके लिए वहाँ पर एक स्पेशल ड्राइव हमारा चुनाव आयोग चला रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये खबरें लगातार काफ़ी समय से मिल रही हैं कि अवैध घुसपैठिए वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में आ गए हैं और उन्होंने छल कपट से अपने मतदाता पहचान पत्र बनवा लिए हैं और वो बाकायदा चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। क्या किसी देश के अंदर इस तरह की चुनाव प्रणाली हो सकती है कि जिसके अंदर कहीं बाहर दूसरे देशों से आए हुए नागरिक भी एक सम्मानित मतदाता बन जाएं? मेरे ख्याल से ये तो केवल हमारे भारत देश में ही मुमकिन हो सकता है। और इनके रक्षा कवच बने हुए हैं हमारे वो राजनीतिक दल जो किसी भी तरह छल प्रपंच से चुनाव के अंदर जीत हासिल करना चाहते हैं। अब चूंकि उनके पास कोई रोड मैप तो है नहीं, तो वो चाहते हैं चुनाव में किसी भी तरह छल कपट से जीत हासिल करके सत्ता तक पहुंचना। और पहुंचना ही क्या चाहते हैं, ऐसा तो कई बार पहुंचते रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल के अंदर देख लीजिए, जहां घुसपैठ इतनी विकराल समस्या हो चुकी है, वहां के जो मूल निवासी हैं उन लोगों को एक तरह से अल्पसंख्यक बना दिया है और दूसरे देशों से आए हुए बांग्लादेश और रोहिंग्या म्यांमार से आए हुए लोगों ने वहाँ की चुनाव प्रणाली को पूरी तरीके से ध्वस्त करके रख दिया है। अब वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो केवल छटपटा ही सकते हैं, क्योंकि वो अपने पसंद की सरकार चुनने के लिए जो संख्या बल चाहिए उससे हर बार दूर रह जाते हैं। और जैसा कि लोकतंत्र के अंदर संख्या बल ही निर्णायक होता है, इस बात को हमारे देश का पूरा विपक्ष जानता है। इसीलिए वो किसी भी तरह से इन घुसपैठियों के वोटर कार्ड बनवाकर इन्हें मतदाता सूची में शामिल कराकर इनके सहारे चुनावी बैतरणी पार करना चाहता है। लेकिन इनकी इस सोच और साजिश के सामने चुनाव आयोग डटकर खड़ा हो गया है। उसने पूरी तरीके से निर्णय कर लिया है कि किसी भी हालत में किसी विदेशी नागरिक को भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति वो किसी भी शर्त पर नहीं देगा। हमारे देश की अदालतें, जो कि वो जानती हैं कि चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो संवैधानिक रूप से अपने दायरे में रहकर कर रहा है, उसके बावजूद हमारे देश की अदालतों ने उन विपक्षियों को जो इसके खिलाफ अदालत पहुंची थी उन्हें एंटरटेन किया। और ना सिर्फ एंटरटेन किया बल्कि उसको एक ही दिन में जो निस्तारित किया जा सकता था, उन सारी याचिकाओं को रद्दी की टोकरी में डाला जा सकता था।
इसके बावजूद भी उन्होंने इसके ऊपर नोटिस भी जारी कर दिए और अगली तारीख भी लगा दी। इसी तरीके से आप वक्फ बिल को ले लीजिए। भारत की संसद में लंबी चर्चा के बाद वक्फ बिल पास हुआ। उसके खिलाफ भी यही विपक्षी लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने उन सबकी याचिकाओं को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया और बाकायदा उस पर लंबी बहस की और आज भी उस फैसले को सुरक्षित रखा हुआ है। जिस फैसले के ऊपर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, आखिर उस फैसले को इतने लंबे समय तक सुरक्षित रखने का क्या औचित्य है, ये तो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन इन सारी चीजों में आप एक चीज बिल्कुल कॉमन देखिए कि इन तीनों ही मामलों में जो देश के अंदर इतनी बड़ी चर्चा का विषय बने, इन तीनों ही मामलों में आपको अदालत में विपक्षियों के साथ खड़े हुए दिखाई कौन से वकील दिए? वो वकील हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। ये दोनों ही वो वकील हैं जो कभी किसी मुकदमे को पूरा नहीं लड़ते हैं। ये जाने जाते हैं स्टे दिलाने के लिए, जमानत दिलाने के लिए या बड़े बड़े घोटालेबाजों के पक्ष में अपने तर्क रखकर उन्हें सजाओं से, उन्हें जेल जाने से बचाने के लिए। इसके अलावा ये लोग कभी किसी मुकदमे को कभी पूरी तरह से नहीं लड़ते हैं। लेकिन इनकी जिस तरह की सक्रियता हमारे देश की हर स्तर की अदालतों में देखी जाती है और जिस तरह से ये निर्णय को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं, वो देश के नागरिकों के अंदर एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। आखिर क्या कारण है कि हमारी अदालतों के अंदर इतनी बड़ी संख्या में केस पेंडिंग हैं, लेकिन इन जैसे वकीलों को तुरंत तारीखें भी मिल जाती हैं, तुरंत इनको सुनवाई का समय भी मिल जाता है और एक बार ही नहीं, ये किसी एक विषय को लगातार लंबे समय तक लगातार सुनवाई पर रखवाने की स्थिति में भी रहते हैं। आपने अरविंद केजरीवाल का मामला देखा होगा। शराब घोटाले में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने हमारी न्याय प्रणाली के लूप होल्स का जिस कदर खुला प्रयोग किया और इन्हीं वकीलों की पैरवी का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के विरुद्ध जाकर भी उनको जमानत दी और ये अभिषेक मनु सिंघवी की सफलता की एक और कहानी इसके प्रश्न में जुड़ गई। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के ऊंची फीस लेने वाले ये बड़े बड़े नामधारी वकील, क्या इनके ऊपर हमारी अदालतों क्या एक विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है? इससे लोगों के अंदर धारणा बनती है कि न्यायालय में सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रही है। तो इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की शंकाओं का समाधान क्या नहीं होना चाहिए? क्या इस तरह की शंका यदि जनता के मन में उठेंगी तो क्या ये हमारी भारतीय न्याय प्रणाली के लिए कोई अच्छी चीज है? तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।